Namaste Bidya. A very good morning to you all. Myself JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine in Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's lecture, we are going to understand a brief introduction about practice of medicine. Practice of medicine is basically a new subject for you. ठीक है? ये एक नया सब्जेक्ट है जिसे आप इस साल पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आप लोग 2.5 साल पढ़ते हैं. यू विल स्टडी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन थर्ड ईयर एंड ऑल्सो इन फाइनल ईयर. फाइनल ईयर विल बी ऑफ 1.5 ईयर ड्यूरेशन. तो कुल मिला के आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को 2.5 साल पढ़ते हैं. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है बेटा? क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट डू यू नो फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन? What are the various things that you are going to study in practice of medicine? क्या क्या चीजें आती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की स्पेलिंग तो आती है सबको? Yes sir. ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. वी हैव प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. अब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, व्हाट इज मेडिसिन बेसिकली? मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं. मेडिसिन क्या चीज है बेटा? मेडिसिन क्या होती है? ड्रग्स होती है जो आप देते हो पेशेंट को. किस चीज के अगेंस्ट में दवाई दी जाती है? डिजीज के अगेंस्ट में. अगर आप हेल्दी हो तो क्या आपको मेडिसिन देने की जरूरत है? नो सर. कोई जरूरत नहीं है. अगर आप हेल्दी हो तो फिर क्या जरूरत है किसी भी चीज को देने की? Recording start. Yes sir. Then in practice of medicine you are going to discuss or you are going to learn about the various diseases. यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं. सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला the most important thing is that in practice of medicine you are going to learn about different types of diseases. है ना? You will learn how to diagnose a particular case. Whenever a patient is coming to you, how to diagnose or how to come at a particular diagnosis from the given clinical condition. मटेरिया मेडिका में आप पढ़ते हैं जो पेशेंट हमारे पास. केस टेकिंग आप सबको पता है कैसे होती है? Yes sir. पढ़िए ना बेटा ऑर्गेनिक. Yes sir. तो केस टेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी आर कलेक्टिंग सिम्टम्स फ्रॉम द पेशेंट. ये करते हैं. जितने भी सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को उन्हें हम सब कलेक्ट कर लेते हैं. अब सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद क्या होता है? आप लोग कभी गए हैं डॉक्टर को दिखाने किसी भी चीज के लिए? Yes. कभी बीमार पड़े हैं? Yes sir. है ना? तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है आपसे? आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है. Yes sir. फिर आप उससे क्या पूछते हो? What do you ask from the physician? कितना टाइम लगेगा? मुझे बीमारी क्या हुई है? सर मुझे वायरल है, मुझे कुछ और है, मुझे प्रॉब्लम क्या है? यही पूछते ना. जिस भी आप जाते हो, जिस भी फिजिशियन को दिखाना चाहते हो, सपोज आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ना कि आप अपने रिलेटिव से पूछते हैं क्या हुआ था, है ना? आपको प्रॉब्लम क्या हो गई थी? वो बोले ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, है ना? आई सफर्ड फ्रॉम दिस कंप्लेन, आई सफर्ड फ्रॉम दैट कंप्लेन. बट जब तक आपको डायग्नोसिस नहीं मिलता तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना कि व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. अब मुझे डायग्नोसिस के बारे में पता चला है तो मैं जैसा अभी आपने बोला कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगी, वो कैसे पता चलेगा कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे? किस टाइप की डिजीज है? वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, है ना? आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में पता है. कितने टाइप्स की डिजीजेस पढ़ी है ऑर्गेनिक में? Acute और chronic. अच्छा, एक्यूट और क्रॉनिक के अलावा एक और डिजीज होती है ना बेटा? Indisposition. Yes इसके sir. बारे में तो जानता है. व्हाट इज इंडिस्पोजिशन? Yes sir. What is indisposition? Who will tell me? Just raise your hand and tell me about it. Yes. What's your name, beta? Jaya. Jaya. Jaya, what is indisposition? So it's a slight degradation in the state of health. मतलब प्रॉपर उनको डिजीज नहीं हुई है बट हेल्थ में स्लाइट डेविएशन हुआ है. मतलब उसके ये भी नहीं कि प्रॉपर कोई सिम्टम, बट एक हेल्थ में स्लाइट डेविएशन हुआ है जिसकी प्रॉपर कोई डिजीज नहीं है. वो बहुत Very good. Yes. What's your name, beta? Jaya, बैठो बेटा. Gunjan. Gunjan, what is indisposition?
सो स्लाइड डेविएशन लाइक जैसे कि बहुत सारा खाने के बाद डायरिया हो जाता है किसी को, तो वो कुछ दिन तक खिचड़ी वगैरह कुछ हल्का खाए तो उससे ठीक हो जाएगा, उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड बेटा। कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएगा जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है? तो यही है स्लाइड बेटा मतलब सही है ना? योर मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिजीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना? मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूँ कि स्लाइड वेरिएशन होता है आपकी हेल्दी स्टेट में। जैसे सपोज आज नाश्ता अच्छा था, आपने बहुत सारा खा लिया, अब आपके पेट में दर्द होने लगा, तो क्या करना है? आपको लंच स्किप करना है और शाम तक अपने आप ठीक हो जाओगे। तो दैट इज इंडिस्पोजिशन है ना? यही होता है कि आपने कुछ भी गड़बड़ खा लिया, बाहर गए, बाजार गए, पानी बताशे बहुत सारे खा लिए, पता चला पेट में इन्फेक्शन हो गया, अब कुछ हल्का फुल्का खा लो, ठीक हो जाओगे, उसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज इंडिस्पोजिशन। यही होता है ना? यस सर। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी आपने ऑर्गेनिक में? यस सर। क्या डेफिनेशन है? सर यही थी। अरे है यही। I am the examiner. I have given you a question. Define indisposition. तो क्या लिखोगे? Slight alteration in the state of health. आगे 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 याद नहीं है? डेफिनेशन याद कर। बहुत अच्छी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हाँ बेटा, स्पीकर। ऐसे नहीं। ये हमें पता है, दिस वी नो कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स अगर आपको चाहिए तो फिर कैसे आएंगे मार्क्स? हाउ विल यू गेट मार्क्स? यू शुड लर्न द डेफिनेशंस, है ना? तो हमें जब तक डेफिनेशन नहीं पता है, अ स्लाइट ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज आगे नहीं पढ़ा आपने? भूल गए। ऑब्जर्व ओनली अ शॉर्ट टाइम बिफोर ड्यू टू सम ऑफ द, नहीं याद आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। चलो बेटा छोड़ो। हाँ, इंडिस्पोजिशन आज आपको होमवर्क है, जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन। कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दोस डेफिनेशन बाय हार्ट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? पढ़ा है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, लेकिन जब हमें एग्जाम में चाहिए क्या? अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मार्क्स ही तो चाहिए, है ना? तो मार्क्स के लिए कैसे? जब तक आपको डेफिनेशंस याद नहीं होगी तब तक कैसे मार्क्स मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कोई समझाएगा मुझे? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फिजिकल मेकअप ऑफ द फिजिकल बॉडी। मेकअप होता है, ऑफ द बॉडी। इसमें दोनों चीजें होती है आपके, एक्सटर्नल अपीयरेंस भी होता है और इंटरनल अपीयरेंस भी होता है, व्हिच आर अफेक्टेड मोर और लेस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक मेकअप, व्हिच डिटरमाइंस, वो क्या डिटरमाइन करता है? डैश 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 सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल टू द स्ट्रेस ऑफ, नहीं याद है। आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशंस डैश डैश लगा के, बट सब ना सेकंड ईयर में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन? यस सर। भूल गए? इंडिस्पोजिशन के बारे में बेटा डेफिनेशन ऑलवेज लर्न द डेफिनेशन, है ना? जो भी चीज हमारी है उसके बारे में याद करो। नाउ कमिंग बैक टू द डिजीज, है ना? यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस को पढ़ने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? हैनिमैन ने जो सिम्टम्स लिखे हैं, है ना, जो मटीरिया मेडिका में, उसे किस तरह से लिखे हैं? सिम्टम्स कैसे बताए गए हैं आपको पता है? हमारी सोर्स बुक्स में जो प्रूविंग के सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से लिखे हैं? हेड टू टो। तो इसी तरह से जब हम डिजीजेस पढ़ते हैं इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, व्हेन वी ट्राई टू लर्न अबाउट वेरियस डिजीजेस, तो हैप्पैज़र्डली तो नहीं पढ़ सकते कि पहले हम हेड की डिजीजेस में चले गए और उसके साथ में चलते चलते पेट में चले गए, फिर चलते चलते हाथ में चले गए, फिर पैर पे चले गए, फिर वापस से सिर में आ गए। ऐसे तो नहीं हो सकता। सो इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिजीजेस सिस्टम वाइज। सिस्टम वाइज हम लोग पढ़ेंगे, वी विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, अब इसमें जो आपका सिलेबस है, किसी को पता है क्या क्या चैप्टर्स आने हैं आपके? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड वी आर आल्सो लर्निंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इनटू योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? उसके बिना पास नहीं हो सकते। आपको सब कुछ आता है, बट आप अगर पेपर में नहीं लिख सकते हो तो आपको तो एग्जामिनर के हमारे कुछ नहीं आता। यही होता है ना बेटा? मैंने आप लोगों से इंडिस्पोजिशन पूछा, आपको सबको पता है, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स पे नहीं लिख सकते हो तो दैट इज यूजलेस,
है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी जो डिजीजेस हैं उनको हम लोग कई हेड्स पे लर्न करेंगे, ठीक है। डिजीज की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, है ना, वो क्या चीज होती है, उसे कैसे आप लोग पहचानोगे। जैसे सपोज ब्रोंकियल एस्थमा है, ब्रोंकियल एस्थमा का नाम सुना है आपने? Yes, sir. व्हाट इज ब्रोंकियल एस्थमा? अस्थमा ऑफ लंग्स। ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है? अगर मैं पेशेंट हूँ, आपके पास आया हूँ, आई कम टू यू एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल एस्थमा, है ना, मेरे पास सिम्टम्स क्या आएंगे? ब्रोंकियल एस्थमा में क्या सिम्टम्स आते हैं बेटा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और व्हीजिंग साउंड होती है ना, सीटी जैसी आवाज आएगी जब मैं सांस लूंगा तो सीटी जैसी आवाज आएगी, दैट इज नोन एज व्हीजिंग साउंड। और क्या होगा? नींद आएगी। और क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। और क्या होगा? हाँ बेटा, खांसी भी होती है, कफ होगा, है ना। इन ब्रोंकियल एस्थमा मोस्टली यू विल हैव नॉन प्रोडक्टिव कफ। कफ दो टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। और क्या होगा बेटा? तो चलो मोटे मोटे ये सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास में आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ है, डिस्निया है, व्हीजिंग है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट है, टाइटनेस है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स लेकर आया है, अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कुछ टेस्ट किए, है ना। ये सिम्टम्स बहुत सारे डिजीज में हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो जब आप सपोज मैं आप लोगों के पास आया, यू आर अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मैं आपके पास में आया और मैंने आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या तकलीफ है, मुझे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप क्या सीधे जंप कर जाओगे ब्रोंकियल एस्थमा पे? फिर क्या करोगे? यू विल गो फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्रोंकियल एस्थमा के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जा सकती हैं? एक्सरे। एक्सरे कहाँ का? पेट का एक्सरे कराओगे? चेस्ट एक्सरे कौन सा दिन कराते हैं बेटा? किसी ने कराया एक्सरे चेस्ट? नो सर। किसी का नहीं हुआ आज तक? कैसे रखते हैं बेटा फिल्म को? कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? आप कहाँ खड़े होते हो? हाँ, तो आपके आगे फिल्म रहती है और रेडिएशन कहाँ से आती है? तो पीछे से आगे की तरफ आती है, आपकी शीट आगे होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? पीए। पोस्टीरियर एंटीरियर। पोस्टीरियर एंटीरियर, बिकॉज़ आपकी रेडिएशन पीछे से आई है और फिल्म आगे होती है। तो चेस्ट एक्सरे में पीए भी होता है, बाकी मैक्सिमम जगह पे एपी व्यू आपको देखने को मिलता है। तो चेस्ट एक्सरे हमेशा ध्यान रखना है डॉक्टर से। नाम क्या नाम आपका? तो आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, यू विल गो फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? पहले तो डेफिनेशन है ना, किसी भी डिजीज की डेफिनेशन के बारे में। देन वी विल लर्न अबाउट द etiology. What is etiology? Causative factor. What are the causes that are responsible for the development of this particular disease? जैसे कि अगर ब्रोंकियल एस्थमा हुआ तो what are the causes? Causes कौन-कौन से हो सकते हैं बेटा? Smoking and pollution हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रोंकियल एस्थमा के लिए। एयर पोल्यूशन है और हमारे कुछ जीन्स में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, कुछ फैमिलीज में रह करता है एस्थमा अगर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिडिटी। हाँ बेटा, हेरिडिटी। जिसमें कि कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। So we have genetic factors and we have environmental factors that are responsible for the development of any particular type of disease. तो कौन सी जीन्स रिस्पांसिबल है? अगर कोई पर्टिकुलर जीन्स है तो वो नहीं है, तो जनरल जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल, ठीक है। ये चीज हम इटियोलॉजी में देखते हैं। देन थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास में, पैथोजेनेसिस। व्हाट डू वी लर्न इन पैथोजेनेसिस? डिजीज के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, whatever changes, suppose bronchial asthma मुझे है, तो bronchial asthma कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लंग्स को। तो what are the changes that you can see in lungs? है ना, जो भी चेंजेस आएंगे जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगी ना, as and when the disease progresses, whatever changes that you can see in lungs will be studied under pathogenesis. कई बार इन दोनों को कंबाइनली भी पूछ लिया जाता है, जिसको एक टर्म में क्या बोलते हैं? Etiopathogenesis. Very good. What is the etiopathogenesis, in which you have to tell about the etiology as well as the Pathogenesis. Next point we come to the clinical features. Clinical features. What are clinical features, beta? Signs and symptoms. We have signs
and symptoms of the disease. What is the difference between signs and symptoms? First of all, let's talk about the signs. What are signs? Suppose I'm talking. Suppose I'm having bronchial asthma and I have come to you. So, what will be the signs of bronchial asthma? Cough can be the sign. Yes, I can see. क्योंकि चेस्ट में पेन होगा तो अपने मतलब चेस्ट में पेन होगा तो वो अपने चेस्ट को होल्ड करके बैठा रहेगा। नहीं, मुझे अस्थमा है, मैं होल्ड नहीं करता, मैं ऐसा आता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है। तो वो डिस्टर्ब होगा और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो साइंस क्या है? जो कि फिजिशियन ऑब्जर्व करे। Yes, very good. Very good. Sit down. All those things, all those complaints that could be observed by either the attendant or the physician are the signs. And what are symptoms? The problems which cannot be seen by others but only can be told or narrated by the patient himself. जैसे कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे दिखेगा थोड़ी ना. You have to tell me about those complaints. So these are the symptoms. So in clinical features, we are going to study about the signs and symptoms of the particular disease. उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? Signs and symptoms के बाद क्या पढ़ाते हो? Investigation. Treatment से पहले Investigation. Very good. अभी बता रहा हूँ बेटा, मैंने just given you the example कि मुझे खांसी है, मुझे सांस लेने में तकलीफ है, तो क्या कराओगे? मैंने then you will go for the various investigations, है ना? Investigations कितने टाइप की हो सकती है? कौन-कौन से investigations आप करा सकते हो? कभी टेस्ट कराया है? कोई टेस्ट नहीं कराया है? ब्लड टेस्ट है ना? तो hematological investigations हो सकती है जिसके अंदर आपने ब्लड दिया and then you are checking for the वेरियस वैल्यूज. और कौन सा टेस्ट करा सकते हो और क्या चीज करा सकते हो? ब्लड के अलावा यूरिन टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट, स्पेशली इन व्हिच डिजीज? ट्यूबरकुलोसिस. स्प्यूटम में क्या मिलेगा? ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. सेकंड ईयर से पढ़ रहे हो ना? तो यस सर. अभी देखिए आया सेकंड ईयर है ना? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. और एक हो गया अपना. और क्या करा सकते हो आप? रेडियोलॉजिकल टेस्ट. रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कौन-कौन से हो सकते हैं बेटा? एक सबसे बेसिक एक्सरे. एक्सरे यू कैन गो फॉर MRI, you can go for CT scan. Ultrasound. Very good. These investigations can be done. और कोई इसके अलावा और कोई टेस्ट होता है? हाँ, फिर इन्वेजिव टेस्ट में हम चले जाते हैं. वो कई तरह के होते हैं. जैसे आप सर्जरी में कौन-कौन से टेस्ट पढ़ते हो? स्पेशली एलिमेंट. अभी जैसे आपने पेप्टिक अल्सर पढ़ा था कल, तो उसके लिए कोई होता है कोई टेस्ट जिससे कि आपको पेप्टिक अल्सर का पता चलता है? एंडोस्कोपी होगी बेसिकली वो, है ना? और बेरियम क्या बता रही है? बेरियम मील या एनीमा? मील से पता चलता है ना? एनीमा कब कराया जाता है? बेरियम एनीमा नहीं बताया. नहीं पहुंचे अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल अल्सर पे पहुंचे. अभी जब डिजीज आगे आगे प्रोग्रेस होगी तो फिर हम उन चीजों के बारे में भी याद कर लेंगे. सो दीज आर द वेरियस इन्वेस्टिगेशंस. अब इन्वेस्टिगेशन से क्या आप एक क्लियर डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हो? कैन यू रीच एट अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस बाय द इन्वेस्टिगेशन? इतना आसान होता है क्या? हाँ बेटा, पता तो चल ही जाता है. हाँ ना तो बोलो. Please tell me yes or no. Yes sir, we can reach at a particular diagnosis by the investigation. Or no sir, we cannot reach at a particular diagnosis. बोलो. कभी-कभी सीधा बोलते हैं मोस्टली पता चल जाता है. यस सर. छोटी-छोटी डिजीज का पता चल जाता है. बट इसके बारे में सुना है कुछ? ये क्या होती है? Unknown cause. Unknown cause. All those diseases whose cause cannot be found out even after lot of investigations. साथ में कई बार डिजीजेस क्या ये डिजीजेस हैं इनका क्लासिफिकेशन नेचर में दिया है हमें. नींद आ रही है बेटा? इतनी बार आवाज़ नहीं रही है? नहीं सर बेटा दिखता है, आंखों से दिखता है. सो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से आया है हमारे पास में? ऊपर से कोई बुक गिरी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों को ये डिजीज है, आपको ये डिजीज पढ़नी है, ऐसा कुछ हुआ था क्या?
No, sir. दैट नेचर में पेड़ पे कुछ ऐसी बुक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की आ गई जिसमें हमें सारे के सारे डिजीज का क्लासिफिकेशन मिल गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? No, sir. तो फिर डिजीज का पता हमें कैसे चला? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट वेरियस डिजीजेस? कैसे पता चला कि ये तो ये पर्टिकुलर डिजीज, ये ब्रोंकियल अस्थमा है, ये निमोनिया है, ये ट्यूबरकुलोसिस है, कैसे पता चला? किसी पेशेंट को हुई तो उसकी चीजें अभी कौन सी पैंडेमिक चल रही है? कोविड एक नया इन्फेक्शन था, एक नई डिजीज थी हमारे लिए। Yes, sir. उसके सिम्टम्स कैसे पता चले? ये तो आपके सामने की पैंडेमिक है, सो दिस इज अ वेरी इजी एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसे पता चला बेटा? एक जना बोल बेटा। सर बहुत सारे पेशेंट्स को मिल रही है, बहुत सारे पेशेंट में जो सिम्टम्स मिले उन्हें हमने नोट डाउन किया, नोट डाउन करके फिर हमने उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ढूंढा। जब हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उसके बारे में पता चला और अब हम ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, उसकी वैक्सीनेशन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से सारे डिजीज के बारे में पता चलता है। पर हमने जो ढूंढा है, क्या नेचर उस चीज को मानती है? हाँ बेटा, why am I asking these questions from you? Because nature does not follow the guidelines decided by you. आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो डिजीज है, सपोज ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें अगर ये 4 चीजें मिलती हैं तो मैं इसे ब्रोंकियल अस्थमा कहूंगी। ये 2 चीजें मिलती हैं तो निमोनिया कहेंगे, ये मिलती है तो ब्रोंकिएक्टिस कहेंगे, ये मिलेगी तो जैसे जॉइंट पेन मिल रहा है तो इसमें तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे, उस केस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे, इसमें गाउट कहेंगे। तो ये तो आपने अपने समझने के लिए बनाई है, तभी बेटा आप ही को बोल रहा हूँ। तो मैं why am I talking about all these points? Because जो आपने बोला ना कि बिल्कुल हाँ सारे इन्वेस्टिगेशन से हमें डिजीज का पता चल जाएगा, इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो ये जो मॉडर्न मेडिसिन में आप देखते हो पीजी होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, फिर और उससे ऊपर होते जाते हैं वो जो पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत क्या थी अगर आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल जाए? नेचर नहीं मानती, मतलब कई बार पेशेंट में कई सारी डिजीजेस एक साथ देखने को मिल जाती है। आप लोग देखोगे कई सारे आजकल केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें डिजीज डायग्नोसिस से नहीं होता, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। होता है ना बेटा? बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि डिजीज डायग्नोसिस से नहीं हो पाई, बाद में पता चला टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर है। हाँ। होता है, जबकि सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, आप बहुत सारी डिजीज पढ़ोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, जो लोकोमोटर सिस्टम में हम पढ़ते हैं, उसमें इनिशियली आपको सिम्टम्स ही नहीं मिलते, बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं, और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है, जब तक सिम्टम्स आते हैं डिजीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन से डिजीज के बारे में जल्दी से डायग्नोसिस कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम पहुंचते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर। व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम लोग उन सारी डिजीजेस के बारे में कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज आप कहीं बाहर गए, है ना, आपने दूर से किसी को देखा, आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिजेम्बलेंस अपने 3 या 4 फ्रेंड से लगी, तो आपने क्या एक आइडिया लगाया, हो सकता है वो मेरी वो पर्टिकुलर फ्रेंड थी, आपने सामने से नहीं देखा, आपने पीछे से उसको देखा, लेकिन आपको रिजेम्बलेंस लगी कि मेरे ये 4 फ्रेंड्स उसके जैसे लगते हैं। अब उसके बाद में आपने उसके बारे में सोचा, आपने और चीज़ें ऑब्जर्व करी और बारीकी से ही कंक्लूजन निकाला कि उस पर्टिकुलर फ्रेंड ने वो नहीं पहना था या उसकी हाइट थी तो वो फ्रेंड रूल आउट हो गई। दूसरी चीज़, उसकी चाल ऐसी थी तो दूसरी फ्रेंड रूल आउट हो गई। तो ऐसे रूल आउट करते करते आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नहीं, वो मेरी जो फ्रेंड थी जो मैंने देखा था वो ही थी। उसी तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है कि जब हमारे पास में व्हेनेवर पेशेंट इज कमिंग टू अस विद लॉट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स हमारे पास लेके आता है, हमने इन्वेस्टिगेशंस कराई, सिम्टम्स की टोटलिटी देखी, तो हमें एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस के बारे में पता चलता है। जैसे सपोज मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे खांसी हो रही है ना, मुझे कॉन्स्ट्रिक्शन है, मुझे चेस्ट टाइटनेस है, तो आप लोगों के दिमाग में कुछ बीमारियों के नाम आने चाहिए। वो नाम कहाँ से आएंगे? जो नॉलेज हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से लेंगे, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो हमने लैब इन्वेस्टिगेशंस कराए, जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है,
एम्फाइसीमा भी हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है, और हो सकता है कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पर हमारे दिमाग में 5, 6, 7 जितनी भी डिजीजेस हैं वो आती हैं। अब हमें व्हाट वी आर डूइंग इज कि फ्रॉम द गिवन सिम्टम्स और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उससे हम एक फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक और बार समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। जैसे आप गए, आपको पेट में दर्द हुआ, है ना, आप रात में सो रहे थे, अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल चले गए, आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब डॉक्टर के दिमाग में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, अभी 3rd ईयर का ही सिलेबस है ये, जीआई सिस्टम आपका 3rd ईयर में ही होता है, जिसमें एक्यूट पेन एब्डोमेन, जिसको हम लोग एक्यूट एब्डोमेन के नाम से भी जानते हैं। एक्यूट एब्डोमेन मतलब बहुत तेज एकदम एक्यूट पेन इन एब्डोमेन, बहुत सीवियरिटी के साथ आ रहा है। अब हमारे पास में कोई भी पेशेंट आता है एकदम से पेट में दर्द लेके, तो व्हाट आर द डिजीज कंडीशंस इन विच वी हैव एक्यूट पेन एब्डोमेन, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब डिजीजेस के बारे में हमें सोचना है। एकदम से तेज पेट में दर्द किस वजह से हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। अचानक से आपको रात में सोते सोते पेट में दर्द हुआ, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ पेन एब्डोमेन, क्या क्या हो सकते हैं बेटा? हाँ, कौन सा? गॉल स्टोन हो सकता है, वेरी गुड, और फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वेरी गुड, और बेटा क्या रीजन? तो वेरी गुड, अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर सभी पढ़े बेटा, कल ही पढ़े आप लोगों ने। Yes, sir. और व्हाट आर द डिफरेंट अदर कॉजेज? हाँ बेटा, अपेंडिसाइटिस हो गया, किडनी रीजंस हो सकते हैं, है ना, वेरी गुड, मेंस्ट्रुअल कॉलिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉजेज। Very good. So we have lot of causes, lot of disease conditions which can resemble a particular patient. तो वो सारी चीजें हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर है ना। जो भी हमारे प्रेजेंट सिम्टम्स हैं, जैसे जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास पेशेंट लेके आया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम उन सब डिजीजेस के नाम लिखेंगे जो कि पॉसिबली उस पेशेंट के अंदर हो सकती है। देन 1 by 1 इन्वेस्टिगेशंस करा के, जैसे पेट में दर्द है, आपको इतनी सारी कंडीशन समझ आई, आप गए, जाते ही आपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसमें ब्लड टेस्ट करा लिया, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आपको पता चला कि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है ना, सारे नॉर्मल वैल्यूज है, तो आप सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज को रूल आउट कर देंगे, नहीं वो तो नहीं है ना। अब क्या कॉज हो सकता है? गॉल स्टोन है, तो आपने जाते ही पेशेंट को बोला आप सोनोग्राफी करा, पेशेंट गया, उसने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई और पता चला कि उसके तो गॉल स्टोन इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो आप उस डायग्नोसिस पे पहुंच गए। कई बार नहीं समझ आता, सोनोग्राफी में कुछ नहीं आया, एक्सरे करवाओ, एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, पेट में दर्द इतना ज्यादा है कि एक टर्म यूज किया जाता था पहले, ऑल्दो दिस इज नॉट रूटीनली डन नाउ, नाम सुना इसका आपने? एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। ऑटमी मतलब देयर आर 2 टर्म्स बेटा, ऑटमी, एपेंडिसेक्टमी, ऑटमी ओपन करना बस, है ना। तो what is seen in exploratory laparoscopy? Here, if a patient is coming to you and despite of the investigations, available investigations, you are not able to diagnose a particular given condition, then what you are doing is you are taking the patient on the operation theatre bed and then you are cutting open his abdomen to search for any kind of pathology that is responsible for the development of present signs and symptoms. क्या किया? पेशेंट को ले गए, ऑपरेशन थिएटर में ढूंढा किस वजह से तकलीफ आ रही है, एंड देन वी आर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर पेशेंट फॉर ऑल हिज एलिमेंट्स। तो इतना जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, इतना सिंपल नहीं होता बेटा। जब डॉक्टर की चेयर पे बैठ जाओगे ना, इससे घूम जाएगा, ठीक है।
पेशेंट आके आपका दिमाग खाएगा, मुझे क्या हुआ है बताओ, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मी, जो टेस्ट कराने कराओ, बट टेल मी। तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आएगी। इसलिए सब्जेक्ट जितना मटेरियल मेडिकल इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, एट प्रेजेंट टाइम्स। इवन आप भी जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो गूगल पावर से पूरी पढ़ाई करके जाते हो, है ना। तो पेशेंट को सब पता है, वो आपसे ज्यादा, आप लोगों को तो बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ना है, और पेशेंट को सिर्फ अपनी ही बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। पेशेंट बोलते हैं आप तो डायग्नोसिस कर दो, ट्रीटमेंट तो मैं खुद ही कर लूंगा, है ना। और आप बोलते नहीं तेरे सिम्टम्स बता, टेल मी योर सिम्टम्स एंड वी विल बी ट्रीटिंग यू अकॉर्डिंग टू द डिजीज सिम्टम्स। तो आज नहीं, आप 3 साल बाद, 2 साल बाद जब प्रैक्टिस शुरू करोगे ना बेटा, आपको तो स्टार्टिंग होगी, अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे जैसे टाइम एडवांस होता जाएगा, वैसे वैसे मोर एंड मोर एम्फेसिस विल बी प्लेड ऑन द डिजीज डायग्नोसिस। क्या डिजीज डायग्नोसिस है चाहिए ना हमें। अगर मुझे खांसी हो रही है, मुझे 2 महीने से खांसी हो रही है, मैं परेशान हो गया हूँ खांसी से, और मैं आपके पास आता हूँ, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए खांसी, अब मुझे मेरी बीमारी बता दो। मैं 50 डॉक्टर के पास चला गया, कोई मुझे मेरी बीमारी के बारे में नहीं बता पाया। और फिर आप 2-4 ऐसे बड़े बड़े शब्द दे मारोगे, आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, you can suffer from bronchitis, chronic bronchitis, you can suffer from this particular disease, there is the possibility of this particular। हाँ, ये डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं थोड़े से, उनको पता है कि हाँ ये मेरी बीमारी के बारे में पता लगा लेंगे, and then I will be cured for that particular disease। यहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोग एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में कॉम्प्लिकेशंस का भी कॉलम आता है बेटा। कॉम्प्लिकेशंस मतलब इस बीमारी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, है ना। एक प्रोग्नोसिस भी आ जाता है, डिजीज का कोर्स कैसा रहेगा, कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे। जॉन्डिस 21 डेज में ठीक हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हमें पता है खांसी जुकाम बुखार लेके कोई पेशेंट हमारे पास में आ रहा है, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपकी दवा ठीक होगी या नहीं होगी, वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। तो आंख बंद करके कुछ भी दे दो। लेकिन जब हमें पता है, और वही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो गया तो देते देते थक जाओगे, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज जिससे वो सालों से सफर कर रहा है। सो यू शुड नो द नेचर ऑफ द डिजीज, क्या डिजीज है ना। इंडिस्पोजिशन है, पीएल खिला दो, कल तक ठीक हो ही जाओगे, है ना। और वही अगर इन्फेक्शन हो गया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, तो यू हैव टू मैनेज द केस अकॉर्डिंगली। और फिर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट नहीं बोलते बेटा, मैनेजमेंट में 2 चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती है? हाँ, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, दवा तो दे ही रही होंगे, लेकिन आपको ये भी तो करना है, क्या बाहर का खाना मत खाओ, आपको अपने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मुझे डायबिटीज हो गई, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, डॉक्टर साहब व्हाट शुड आई डू, कैसे करूं, दवा तो दे रहे हो ना, और क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या खाऊं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू विल एवर फेस इन योर प्रैक्टिस, डॉक्टर साहब आपने दवा दे दी, अब मैं क्या खाऊं, मुझे मत खा। So what should I eat? Because this is a very genuine question, beta. Every patient wants to know what should that particular patient eat in order to remain free from his complaints. मुझे renal calculi हो गया, मेरे गुर्दे में, मेरी किडनी में पथरी है, what should I eat? I'm having pain, burning in my urination, दवाई आपने दे दी डॉक्टर साहब, मैंने 7 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर पथरी हो जाती है, कितनी बार कराऊं, तो आपकी बार बार पथरी बन जाती है, तो मैं क्या खाऊं जिससे मेरे पथरी नहीं बनेगी। ऐसे बंदे बेटा होते हैं, 7-10 बार ऑपरेशन होते हैं, एंड देन द पेशेंट कम्स टू अस। तो व्हाट विल यू सजेस्ट, एक तो आप उसमें डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे। जैसे अगर मुझे डायबिटीज है, आप कितनी भी दवाई दे दो, अगर आपने उसे मैनेजमेंट के लिए नहीं बोला, आपको रोज 5 किलोमीटर वॉक करनी है तो करनी ही है, नहीं करोगे तो आप कितनी भी दवा दे दो, यू वोंट गेट बेटर। ठीक है, आप ठीक हो ही नहीं सकते। क्या खाओ, आप भर भर के मिठाई खाओ तो
तो आप सही नहीं हो सकते, you have to be sweet, है ना। डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, मैं खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर सकती, बस आप तो मुझे ठीक कर दो, इंसुलिन कितना भी दे दो, टैबलेट्स कितने भी दे दो, हो सकते हैं ठीक? नो सर। मैं तो एक गुलाब जामुन सुबह भी खाऊंगी, एक शाम को भी खाऊंगी, अब सही कर। डॉक्टर साहब मर जाएंगे लेकिन चावल नहीं छोड़ सकते। गोल्ड स्टोन में डायबिटिक लोगों में स्पेशली ये चीज़ बहुत कॉमनली देखने लगी है, कुछ लोगों की डाइट इस तरह की होती है, ये बहुत कॉमन होता है, राइस की वजह से डायबिटीज में कंट्रोल नहीं हो पाती है। दिस हैपेंस मेनी टाइम्स, सो यू शुड नो दिस थिंग, है ना। तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ सकते, हमारे जॉइंट को ठीक कर दो, खटाई खानी, अचार तो मुझे रोज चाहिए ही चाहिए। सो जब तक आप इन चीज़ों का मैनेजमेंट नहीं समझोगे, वो समझ में कैसे आएगा जब आपको पैथोजेनेसिस पता होगी डिजीज की, when you will know about what are the changes that are taking place in the body and what are the factors that are responsible for those changes, तभी तो बता पाओगे। मुझे अस्थमा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा, लेकिन मुझे दही छाछ तो रोज चाहिए, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं हो सकता, बिकॉज sour food produces more and more aggravation in those patients, bronchoconstriction करता है। तो you should know about the dietary management and then the medicinal management, है ना। मेडिसिनल मैनेजमेंट में मॉडर्न मेडिसिन मैनेजमेंट भी चाहिए हमें और होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जब भी आप किसी डिजीज को पढ़ोगे ना, तो ये 10 पॉइंट्स, सॉरी 9 और 10 पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा। दीज यू विल हैव टू लर्न इन ईच एंड एवरी डिजीज, है ना। तो ये एक बेसिक चीज रहेगी दैट यू हैव टू लर्न। अब थर्ड ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? टाइम है मेरे पास? Yes, sir. है ना, ले सकते हैं थोड़ी देर और? Yes, sir. तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके थर्ड ईयर में हैं। बेटा इसको वापस से थोड़ा सा रब कर दें। व्हाट आर द टॉपिक्स? ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बेटा, कर लीजिए रिया, बिकॉज आप लोग सर्जरी अभी पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। यू आर स्टडिंग सर्जरी, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर कॉमन, है ना, इन सर्जरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। जैसे प्रैक्टिक अल्सर डिजीज है, तो प्रैक्टिक अल्सर डिजीज इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इन योर सर्जरी एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उसी तरह से एक्यूट एब्डोमेन हुआ, ठीक है, आप इसमें कई तरह की कार्सिनोमास पढ़ेंगे, वो सब है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स जिसमें कि आपको पढ़ना है। एग्जाम आपका इस साल नहीं है, एग्जाम आपका फाइनल ईयर के एंड में होगा, बट देयर आर 7 टॉपिक्स, बस there are 7 important topics that you have to cover in this year, ठीक है। उसके साथ में आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी सीखना है। डू यू नो द बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो आपके पास होनी चाहिए? नो सर। बुक्स के नाम पता है बेटा आपको? नो सर। हाँ बेटा, डेविडसन पता है ना? हाँ, अभी के लिए एक बुक का नाम ध्यान रखो, एक आपको थ्योरी बुक चाहिए और एक आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए। सो यू नीड 2 बुक्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट ऑथर्स जिनकी बुक्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में चलती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, बट यूजुअली जो ट्रेंड फॉलो होता है उसमें डेविडसन से मैक्सिमम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी गोल वाला भी है ना, और वी हैव हैरिसन एज वेल, ठीक है। हैरिसन 2 वॉल्यूम्स में है आपके पास में, और वीके चौहान भी है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं 2 बुक्स का बेस रखूंगा। मैं एक तो हैरिसन को मेनली देखूंगा, हैरिसन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो दे दूंगा आपको, और डेविडसन आप लोग देख सके चल सकते हैं। अगर सिर्फ रटना है, इफ यू जस्ट वांट टू क्रैम, है ना, तो गोल वाला भी एक अच्छी बुक है जिसमें आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बस रट लेना। पॉइंट्स होते हैं उसमें। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको वीके चौहान मिलेगी, लेकिन उसमें भी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग यूजुअली डेविडसन की बुक होते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइब्रेरी में देख सकते हो, मैंने जितने भी बुक्स के नाम लिए, यू कैन गो इन द लाइब्रेरी टुडे एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दोस बुक्स, है ना। कौन सी आपको अच्छी लगती है, आपके पास पूरा सेक्शन है, यू हैव द सेक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसमें और भी बुक्स मिलेंगी, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ बुक्स। तो आपको जो ईजी लगती है आप उस बुक को फॉलो करो। All the topics are covered in all the books, है ना।
बट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग, आपको जो भी बुक अच्छी लगती है, यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर बुक. जस्ट स्टिक टू वन पर्टिकुलर बुक और उसको फिर पूरा पढ़ो. ठीक है. दूसरी चीज आती है इसमें तो और दूसरी है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए. क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए हचिंसन आती है ना, उसके साथ में चुग आती है और अलगप्पन. 3 बुक्स तो हमारे पास हैं लाइब्रेरी में. हचिंसन क्लिनिकल है और आज ले चलिए. ठीक है. ठीक है बेटा, 3 बुक्स हैं. इसका तो मुझे ध्यान है, तीनों सफिशिएंट है. इसके अलावा और भी हो सकती हैं, बट इनमें से जो आपको इजी लगती है, whichever book you find easy to understand and easy to learn, you can start reading those particular books. है ना. तो दोनों आप इसमें आप डेविडसन देख सकते हो. इसमें आप ये है डेविडसन, you have Harrison in 2 volumes. Then you have V.G. Chauhan. Then next you have Golwala and many more. So we have lot of books related to practice of medicine. Just go through those books. बेटा लाइब्रेरी में जाओगे ना, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का सेक्शन ढूंढना है ना, उसमें साइड में लिखे हुए रहते हैं सेक्शन. Yes, sir. कि कभी गए हो तो. Yes, sir. जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ बहुत सारी शेल्फ्स आपको दिखेंगी. एंटर करते ही सामने की तरफ, है ना. Yes, sir. जो लोग नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ. तो आप लोगों की डेली अटेंडेंस भी लग रही है, हम लग रहा है ना वहाँ पे आजकल. ऐसे ही लिखना है. लिखा करो, फाइन लग जाएगा. अगर आप नहीं जाते हो तो देन यू हैव टू पे द फाइन फॉर नॉट गोइंग इनटू द लाइब्रेरी. क्योंकि आपका कुछ लग चुका है इस चीज़ के लिए, है ना. तो आज भरे मन से चले जाना और लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखना. 3rd ईयर के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे. चैप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज से रिलेटेड होता है? नेक्स्ट वी हैव जीआईटी सिस्टम, जिसमें बहुत सारी डिजीजेस आपकी आती हैं. इसमें हेमरेजेस वगैरह, पैप्टिक अल्सर्स भी है, एक्यूट एब्डोमेन भी है, कोलेसिस्टाइटिस, कोलिनिक्लियोसिस, है ना. देन नेक्स्ट वी हैव हेपेटोबिलियरी. ये 3 मेजर सिस्टम्स हैं बेटा जो हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ने हैं. इसके अलावा 4 छोटे पॉइंट्स और हैं, 4 और चीजें भी हैं. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आज आप जाओ, क्योंकि लेक्चर वैसे काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर आप लोग थक जाओगे. अभी सर्जरी आप लोगों को पढ़नी है, इसके बाद में और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं. तो आज जाइए, थोड़ा सा टाइम निकाल के जाइए, अपना सिलेबस देखिए. सिलेबस से मुझे फिर बताइएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं. और ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं इनको शफल करके थोड़ा सा देखिए. जस्ट गो थ्रू दीज बुक्स बिकॉज मुझे हार्डली 2 लेक्चर्स पर वीक मिलेंगे, और वो भी शायद जब सब बच्चे आ जाएंगे देन आई विल बी गेटिंग दोज चांसेस. बिकॉज अभी सिर्फ 4 घंटे की थ्योरी क्लासेस आपकी हो रही हैं. उसमें आप लोगों की जो मेन पेपर्स हैं जो आप लोग इस साल देने वाले हैं उन पर फोकस ज़्यादा रहेगा. तो अल्टीमेटली होगा कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सफ़र करेगी. और ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1.5 साल में पूरा कर लो. You have to study, start studying the practice of medicine from this year itself. भले ही एग्जाम है या नहीं है, बट यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो मुझे ये आप लोगों का होमवर्क है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम और हेपेटोबिलियरी सिस्टम, 3 सिस्टम्स में कौन कौन से टॉपिक आपके बुक में लिखे हुए हैं, है ना. बुक के अंदर लिखे हुए हैं किस सीक्वेंस में, वो मुझे पेपर पे लिख के कल लेके आओ. ओके सर. हो जाएगा? यस सर. आप यू कैन डिवाइड योर वर्क. 2 या 3 स्टूडेंट के ग्रुप में एक चैप्टर को ले लो, 2 या 3 स्टूडेंट के ग्रुप में दूसरे चैप्टर को ले लो, और 2 या 3 स्टूडेंट तीसरे चैप्टर को ले लो, है ना. दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. वो आप लोगों का देखना है, या उसमें भी आप पेजेस डिवाइड कर लो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में इस पेज से इस पेज तक हम देखेंगे. तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, फिर आपस में सब शेयर कर लो उस मैटर. ठीक है. लेकिन इस एक्सरसाइज से होगा क्या, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो टॉपिक्स हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके सर्जरी से रिजेंबल करेंगे. तो बहुत जो सर्जरी में आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़ लो कि वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का भी कवर हो जाए.
है ना। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से आपकी क्लासेस ले लें। प्रोजेक्टर के लिए बोलो बेटा, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ स्टार्ट करो आप लोग, और कल अपन मिलते हैं, कल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना टुमारो। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया 7 पॉइंट्स हैं, देयर आर 7 पॉइंट्स इन योर सिलेबस। तो बाकी के 4 पॉइंट्स क्या है वो भी मुझे देख के बताना, ओके सर। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों ने सिलेबस वास्तव में देखा है या नहीं देखा है ना बेटा। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का थोड़ा सा शुरू करो। अभी तक का लेक्चर क्लियर है आपको? यस सर। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन क्या होती है, व्हाट इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो अभी खत्म करें इस लेक्चर को, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जो कि एपीआईपी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। And I hope you have understood this lecture. If you have any query, please mention in the comment box. And we'll try to resolve it. So this was all.